नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज सीबीआई की होगी। सीबीआई यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त क्या कहा था, आज आपके स्क्रीन पर है। तो सवाल यही है, क्या मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति है कि जिसकी लाठी उसका तोता, या फिर सीबीआई देश की प्रीमियर जांच एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, या फिर राजनेता इस देश में सत्ता में आते ही करोड़पति अरबपति कैसे हो जाते हैं, या फिर सत्ता रहे या विपक्ष रहे नेताओं के एक अपने तरीके की घेरा होता है, उस घेरे में सीबीआई झांच ले, आईटी कर ले, ईडी आ जाए, कुछ देर के लिए राजनीति चमकती और देश में फिर सब कुछ एक सरीखा हो जाता है। लेकिन एक सवाल पर आके अब घड़ी की सुई अटक गई है। क्या डिप्टी सीएम इस्तीफा देंगे? क्या नीतीश कुमार नए तरीके से सोचने की शुरुआत करेंगे? क्या बिहार में दोबारा नए हालात बन रहे हैं, या फिर यही राजनीति और यही ताकत देगी? आज दस्तक में सबकी बात होगी, लेकिन शुरुआत लालू के कुनबे से। दिल्ली के ब्रिजवासन में फार्म हाउस हो, दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर हो, पटना के दानापुर में मॉल हो, या पटना के दानापुर के जलालपुर में 3 फ्लैट हो कुछ भी, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव के एफिडेविट में अपनी संपत्ति महज 87 लाख रुपए ही बताई। और जो खुलासे हो रहे हैं उसमें 180 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी के खुलासे होने की बात सामने आ चुकी है। लेकिन सीबीआई का अनुमान कुछ और है। सीबीआई कहती है 1000 करोड़ से ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टी होने का अनुमान उसे लग रहा है। और आज सीबीआई ने लालू कुनबे के पास से 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होने के शक के तहत जब छापा मारा, तो पहले घेरे में लालू, उनकी पत्नी और बेटे सीधे तौर पर आ गए, लेकिन फेरिस्त तो पूरे परिवार की है। दरअसल लालू यादव सही मायने में 2 दिन पहले शिकंजे में आए, जब सीबीआई ने रेलवे के 2 होटलों की नीलामी में गड़बड़ी के आरोप में लालू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस मामले में दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है, और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई। दरअसल एक पखवाड़े पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब लालू के कुनबे से जुड़े 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, तब लालू की सत्ता की रईसी का खेल खुला था, या कहें उसका खुलासा हुआ था। उस फेरिस्त में परखें तो सीएम रहते हुए एके इन्फो सिस्टम के मालिक ओम प्रकाश कात्याल ने पटना में शराब फैक्ट्री खोलने के लिए लालू यादव और राबड़ी समेत परिवार को कई एकड़ जमीन दे दी। नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप पर आरोप लगा कि निर्माणाधीन पारिवारिक मॉल की मिट्टी पटना के चिड़ियाघर को 90 लाख रुपए में बेची। औरंगाबाद में 20,000 वर्ग फीट जमीन 54 लाख रुपए में खरीदी, जिसकी जानकारी 2015 के चुनाव में निर्वाचन आयोग को दी ही नहीं। और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर आरोप लगा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शेल कंपनी एबी एक्सपोर्ट के नाम से दिल्ली में 115 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी। और लालू यादव की बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती पर आरोप लगा कि दिल्ली में 2 बड़े फार्म हाउस जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपए है, उसे महज 1 करोड़ 41 लाख रुपए में खरीदा। और लालू पर भले 5 जुलाई को आईआरसीटीसी को होटल देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सच यही है कि लालू की ताकत का नमूना बेनामी संपत्तियों के खुलासे के वक्त साफ साफ दिख गया था। क्योंकि लालू पर आरोप तो यह भी लगा कि कांची और पुरी के 2 होटल कारोबारी हर्ष कोचर को दिलाने के मामले में पटना में 2 एकड़ जमीन दी, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। और मंत्री पद के लिए 2005 में कांति सिंह ने करोड़ों की जमीन और 3 मंजिला इमारत लालू के दोनों बेटों के नाम कर दी।
इतना ही नहीं, रघुनाथ झा ने मंत्री पद के लिए गोपालगंज की जमीन और एक मकान लालू यादव को दे दी, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो सवाल सिर्फ आज की छापेमारी का नहीं, सवाल तो यह है कि सत्तू नून खाने वाला शख्स धीरे धीरे कैसे अरबपति बन गया। तो क्या सत्ता का खेल इतना निराला होता है? आइए जरा सीबीआई के छापे तले इस अक्स को भी पहचानने की कोशिश की जाए। दरअसल जब सीबीआई का छापा पड़ा है तो ऐसे में लालू कुनबा क्या, अगर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट की आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि जो भी नेता बन जाता है और अगर वो सत्ता में आने का उसको मौका मिल जाता है तो ऐसे में लगभग 82% सांसद हों या विधायक हों, वो करोड़पति और अरबपति की दिशा में बढ़ जाते हैं। कहां से, कैसे, किस रूप में? ये खेल घोटाले का है, करप्शन का है, क्रोनी कैपिटलिज्म का है, हो जो भी, लेकिन आज जिक्र लालू यादव का हो रहा है तो उसी के जरिए जरा समझ लीजिए कि दरअसल ये क्रोनी कैपिटलिज्म खेल कैसे सत्ताधारी को करोड़पति बना देता है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, पीके गोयल, विजय कोचर, विनय कोचर और मेसर्स लारा प्रोजेक्ट से जुड़े चंद अज्ञात लोग और जी, इन्हीं के नाम एफआईआर दर्ज की गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। तो क्या लालू यादव और उनके करीबियों पर सीबीआई के जरिए ऐसा शिकंजा अब कस दिया गया है जिसमें लालू यादव को फिर जेल जाना पड़ सकता है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुर्सी जा सकती है? क्योंकि सीबीआई ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के 2 होटलों की नीलामी में गड़बड़ी के आरोप में लालू के अलावे जिन 6 लोगों और एक कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उन सब की धुरी और कोई नहीं, लालू यादव ही है। और इस मामले में आज सीबीआई ने दिल्ली, पटना, रांची, पुरी और गुरुग्राम में 12 जगहों पर छापेमारी की। तो सीबीआई ने जो तथ्य रखे, दरअसल वह क्रोनी कैपिटलिज्म की एक ऐसी तस्वीर है जो बार बार हर घोटाले के साथ, हर सत्ता के साथ नजर ही आते हैं। दरअसल लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे और इसी दौर में 2006 में रेलवे ने रांची और पुरी के हेरिटेज बीएनआर के 2 सरकारी होटल का टेंडर निकाला। होटल के मेंटेनेंस का काम का टेंडर चाणक्य होटल की निजी कंपनी सुजाता होटल्स को दे दिया गया, जिसमें आरआरसीटीसी के एमडी पीके गोयल पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप है। और आलम यह है कि 15 बिड आई लेकिन एक का भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया और इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले चाणक्य होटल की तरफ से एक जमीन डिलाइट ग्रुप को सौंपी गई। डिलाइट ग्रुप, उसकी मालकिन सरला गुप्ता, उनके पति सांसद प्रेमचंद गुप्ता जो कि कंपनी अफेयर के मंत्री और लालू के खासे करीबी। ये जमीन डिलाइट ग्रुप को सिर्फ 65 लाख रुपए में दी गई, जबकि जमीन की कीमत 32 करोड़ रुपए बताई जाती है। सीबीआई के मुताबिक 2008 में जमीन डिलाइट ग्रुप ने लारा प्रोजेक्ट्स के नाम कर दी। लारा प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव थे। हालांकि बाद में लालू ने अपना नाम ग्रुप से हटा लिया और इसी जमीन पर अब पटना में मॉल का निर्माण हो रहा है। 3 बरस बाद 2011 में डिलाइट कंपनी के शेयर सरला गुप्ता ने सिर्फ 4 लाख रुपए में लालू परिवार के नाम कर दिए। सीबीआई के मुताबिक 2014 में डिलाइट कंपनी पर मालिकाना हक लालू परिवार का हो गया। 2014 में 6 फरवरी को तेज प्रताप और तेजस्वी नए डायरेक्टर बन गए। 11 फरवरी को पुराने डायरेक्टर देवकी नंदन तुलसियायन और गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। फिर 26 जून 2014 को लालू की बेटी चंदा भी डायरेक्टर हो गई और विनय पाल त्रिपाठी ने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। सीबीआई के मुताबिक 5 अगस्त 2014 को लालू की दूसरी बेटी रागिनी भी डायरेक्टर हो गई और सीबीआई के मुताबिक इस बरस 14 फरवरी को 2 बेटियां डायरेक्टर पद से हटी और राबड़ी देवी डायरेक्टर पद पर आ गई और डिलाइट कंपनी का नाम बदलकर लारा प्रोजेक्ट एलएलपी कर दिया गया। सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया बल्कि डिलाइट का काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था, लेकिन नई कंपनी लारा प्रोजेक्ट का काम बुनियादी ढांचे से जोड़ा गया, यानी डेवलपमेंट के नाम पर कंस्ट्रक्शन से जोड़ा गया। लेकिन लालू यादव ने आज पूरे मामले को राजनीतिक करार दे दिया। सीबीआई को उतना दोष नहीं है जितना नरेंद्र मोदी, अमित शाह का है। हमें भी पता किया
ये अफसरान कहीं बोल रहे थे कि हम लोग नहीं है, ऊपर से है, बुला के जॉब दिया गया कि जाके ऐसा ऐसा करो। मुश्किल ये नहीं, परेशानी ये नहीं, या फिर हालात ये नहीं कि सीबीआई पर इस देश में बहस हो। हालात ये हैं कि बिहार में सरकार बचेगी जाएगी, डिप्टी सीएम इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि अगर अतीत के पन्नों को पलटे तो कई नाम आते हैं। मसलन खुद लालू यादव ने चारा घोटाले में इस्तीफा दिया था, उस वक्त धारा 420 और 120 भी ही थी उन पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। ए राजा ने इस्तीफा दिया था। अशोक चौहान ने आदर्श घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी के बाद इस्तीफा दिया था। शिबू सोरेन ने इस्तीफा दिया था। सरदाना स्कैम में मदन मित्रा जो टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। इसलिए सवाल है इस्तीफा होगा या नहीं होगा, राजनीति की दिशा क्या होगी बिहार की, सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। लेकिन हम आपको पहले एक हलफनामा दिखलाते हैं। दरअसल ये हलफनामा है जब लालू यादव 2009 में जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त का यह हलफनामा है। और उस हलफनामे में बहुत साफ तौर पर उन्होंने अपनी संपत्ति उस वक्त 87 लाख रुपए बताई थी। यानी बच्चे उस वक्त आए नहीं थे, तो एक लिहाज से वो संपत्ति का जिक्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और इन सब के साथ मौजूदा वक्त में जब सीबीआई ने छापा मारा है तो उनका कहना 180 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है और तकरीबन 1000 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति का एक अनुमान है। लेकिन बात सिर्फ इतनी बार नहीं, बात यहीं पर अटक के छोड़ी भी नहीं जा सकती है। हम आपको दरअसल बतलाते हैं कि इस राजनीतिक तौर पर जब किसी की भी सरकार रही हो, उन सब के बीच जो सत्ता में रहता है और जो विपक्ष में रहता है उनकी बोली बदल जाती है, अंतर आ जाता है। कभी कभी ऑफ द रिकॉर्ड या ऑफ द कैमरा बंद होते ही पत्रकारों से जो संवाद होता है, संयोग से यह संवाद आज से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से बार बार हुआ है। आज उसी पर केंद्रित एक रिपोर्ट देखिए जो लगता है कि इस देश में करप्शन, भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले एक रुका हुआ फैसला है। हम सियासत करने आए हैं, हम सियासत नहीं करेंगे तो क्या घास छिलेंगे। जी, ये बयान नेता कैमरे पर कभी नहीं कहते, लेकिन पत्रकारों से बातचीत में कैमरा बंद होते ही खुलकर कहते हैं। जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी तब कांग्रेसी इसे खूब कहते थे। जब सरकार मनमोहन सिंह की हुई तो बीजेपी के नेताओं ने इस जुमले को खूब दोहराया। और अब लालू यादव के कुनबे को सीबीआई ने अपने शिकंजे में लिया तो फिर से कांग्रेसी ये कहने से नहीं चूक रहे। तो सीबीआई का चरित्र ना तो सत्ता के लिए बदला है ना विपक्ष के लिए। इसीलिए घोटालों की लंबी फेरिस्त है जो कमोवेश हर सरकार के दामन पर दाग की तरह चस्पा है। लेकिन हर सत्ता ने रेनकोट ही कुछ इस तरीके से पहना है कि उसका दाग रेनकोट तले छिप जाता है। खास तौर से देश की इकोनॉमी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के वक्त जिस तरह बदली, उसके बाद क्रोनी कैपिटलिज्म सत्ता के सिस्टम में तब्दील हो गया। मसलन स्क्रीन पर उभरते इन सरकारों के जरिए समझ लीजिए जो सत्ता में रहा उसके नाम घोटालों की फेरिस्त रही। पीवी नरसिम्हा राव का दौर हो या अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो या फिर मनमोहन सिंह का दौर हो, घोटालों का सिलसिला थमा नहीं। और विपक्ष सत्ता में आने के लिए करप्शन के मुद्दों को राजनीतिक तौर पर जनता के बीच भी उठाता रहा। सत्ता बदलती रही, करप्शन चलता रहा। और इस फहरिस्त में याद कर लीजिए 2014 के चुनाव में कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ हो, 2G हो, आदर्श हो या फिर रॉबर्ट वड्रा का ही जमीन घोटाला क्यों ना हो, नाम सभी का लिया गया। मैं कैसे चैन से सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन किसी भी घोटाले में किसी भी नेता को सजा आज तक नहीं हुई। और जो लालू यादव चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके हैं, जेल भी जा चुके हैं, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी है, वह बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर अपने बच्चों को सत्ता की कुंजी थमा देते हैं। तो फिर सीबीआई के आज के छापे और 10 घंटे की पूछताछ के बाद बदलेगा क्या? क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले देश में किसी फिल्म सरीखे हो चले हैं। जब वे खुलते हैं तो दर्शकों को आनंद देते हैं, लेकिन चंद घंटे के रोमांच के बाद बदलता कुछ भी नहीं। याद कीजिए, जरा ये सोचिए, आखिर नेता कैमरा बंद होते ही पत्रकारों से ये क्यों कहते हैं?
हम सियासत करने के लिए आए हैं, हम सियासत नहीं करेंगे तो क्या घास छिलेंगे? तो सवाल है, पुरानी फेहरिस्त दिखाई जाए, सीबीआई काम नहीं कर रही थी या कर रही थी तो कहां छापे मार रही थी, या मौजूदा वक्त में जब मोदी सरकार है तो कहां कहां सीबीआई पहुंची, जरा यह भी देख लीजिए। क्योंकि बार बार आरोप लगते हैं कि तोता है। बिहार में पहुंची, लालू यादव के छापा मारा गया। दिल्ली सरकार में पहुंची, दिल्ली सचिवालय, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। बंगाल में पहुंची, तपस पॉल का इस्तीफा हुआ, उनके घर पर पहुंची। एनडीटीवी के दफ्तर में पहुंची। कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस के, उनके यहां पहुंची। तो विपक्ष कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस आरोप का जिक्र करता है, वहां भी घोटाला था एक व्यापम, वहां भी एक दूसरा घोटाला था, वहां सीबीआई क्यों नहीं पहुंची? तो आइए जरा जिसकी लाठी उसके तोता के तहत सीबीआई को ही परख लिया जाए कि मौजूदा वक्त के नायक राकेश अस्थाना वो हैं क्या। तो ये किसी से छिपा नहीं है। इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि सीबीआई के ही दो पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा और एपी सिंह अब सीबीआई के ही कटघरे में है और मौजूदा वक्त में सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना नायक हैं, क्योंकि उन्होंने लालू कुनबे पर ही शिकंजा कस दिया है। यूं सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकारी तोता कहा, तब सीबीआई के डायरेक्टर रंजीत सिन्हा हुआ करते थे, जिन पर अब आरोप लग चुका है कि उन्होंने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच प्रभावित करने की कोशिश की। और सीबीआई के तोता रहते हुए ही एपी सिंह डायरेक्टर बने, जिन पर अब आरोप लग चुका है कि उन्होंने मीट कारोबारी कुरैशी का साथ दिया। तो अगर सीबीआई डायरेक्टर इससे पहले अगर सत्ता या उसके साथ के करप्शन में सहयोग देने के आरोप में फंसे हुए हैं और सीबीआई ने ही शिकंजा उन पर कसा हुआ है, तो फिर याद कीजिए उस वक्त बीजेपी सीबीआई को लेकर क्या कहती थी। कांग्रेस सरकार के सीबीआई के दुरुपयोग के 3 मानक हैं। जो हमारे साथ है उनको बचाओ, जो हमारे खिलाफ है उनको फंसाओ, और जिनसे हमको भविष्य में जरूरत पड़ सकती है उनके ऊपर सीबीआई की तलवार रखो। तो यह तब की बात है, अब बीजेपी सत्ता में है, तो ऐसे में अब सीबीआई हरकत में है। तो सीबीआई का काफिला लालू के घर ठिकानों पर जब छापा मार रहा था, तब आज कांग्रेस क्या कह रही थी? अगर कहीं कुछ गड़बड़ है उसकी निष्पक्ष जांच हो, पर जिस प्रकार से हाल के दिनों में सीबीआई, ईडी और सरकारी एजेंसियों को भाजपा के पिट्ठू के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं। तो क्या देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई की साख बची ही नहीं है? लेकिन आइए मौजूदा वक्त के नायक के जरिए जरा समझ ले, जान ले कि आखिर सीबीआई मौजूदा वक्त में है क्या और उसके नायक हैं कौन। तो अस्थाना 1984 के बैच के गुजरात कैडर के अफसर हैं और अस्थाना ही चारा घोटाले में मुख्य जांच अधिकारी थे और 1997 में चारा घोटाले में लालू की गिरफ्तारी भी उन्होंने की थी। लेकिन चारा घोटाले के बाद दिल्ली में वाजपेयी सरकार आने के बाद अस्थाना गुजरात कैडर वापस चले गए और मनमोहन सिंह सरकार आने के बाद लालू यादव को लगा कि अस्थाना रूपी वेताल उनका पीछा छोड़ चुका है, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। तो आज सीबीआई ने उन्हीं की अगुवाई में लालू कुनबे के ठिकानों पर छापा मारा। दरअसल अस्थाना को मोदी सरकार के करीबी इसलिए माना जाता है क्योंकि 2015 में मोदी सरकार सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर के रूप में राकेश अस्थाना को लेकर आई। और याद कीजिए, सीबीआई के पूर्व निदेशक अनिल सिन्हा के पिछले बरस 2 दिसंबर को रिटायर होने से ठीक पहले राकेश अस्थाना को सीबीआई का इंचार्ज डायरेक्टर भी बना दिया गया। और 1 दिसंबर 2016 की रात को एक चौंकाने वाला निर्णय करते हुए सीबीआई में नंबर 2 रहे स्पेशल डायरेक्टर रूपक कुमार दत्ता को गृह मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया और सीबीआई में ही एडिशनल डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे नंबर 3 आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को इंचार्ज डायरेक्टर बना दिया गया। इसको लेकर उस वक्त काफी बवाल भी मचा था, लेकिन राकेश अस्थाना कितने महत्वपूर्ण मामलों को अब देख रहे हैं, ये इससे भी समझा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव, मायावती, ममता बनर्जी, विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड डील का मामला भी राकेश अस्थाना ही देख रहे हैं और अब लालू का मामला भी राकेश अस्थाना के ही पास है। तो देश का मतलब राजनीति और सियासत और सत्ता है तो देश का हाल ये है। लेकिन देश का मतलब अगर वाकई सिस्टम है, एक बेहतरीन सरकार है, संवेदनशीलता है, तो वह भी स्थिति अच्छी नहीं है। याद है आपको देश की बेटी गीता, देखिए रिपोर्ट देखिए जरा।
मैं हिंदुस्तान की सरजमी पर हिंदुस्तान की बेटी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पाकिस्तान से आई हिंदुस्तान की जिस बेटी का स्वागत खुद विदेश मंत्री ने किया, जिसे खास तौर पर प्रधानमंत्री से मिलवाया गया, जिसके खाने पीने पढ़ने से लेकर रहने तक की तमाम जिम्मेदारियां भारत सरकार ने अपने सिर पर ले ली, उस मूक बधिर गीता को इंदौर की जिस डेफ बाइलिंगुअल एकेडमी में रखा गया, वहां उसका मन ही नहीं लग रहा, या कहें वो संस्थान को लेकर इतनी खफा है कि गुरुवार की शाम अचानक संस्थान से लापता हो गई। जहाँ आश्रम में रहती है उस आश्रम से कहीं चली गई थी। इस सूचना मिलने पर जो है उसको तलाश किया गया। तलाश करने पर वो रंजीत हनुमान मंदिर के पास पाई गई और उसको वापस आश्रम वालों को सुपुर्द किया गया। कल का नहीं पता जी, क्योंकि अक्सर ऐसा बाहर निकल जाती है। अकेले ही रहती है वैसे। जब गीता की खोजबीन शुरू हुई तो काफी मशक्कत के बाद गीता इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के पास हुई। गीता से बात करने मीडिया पहुंची तो संस्थान ने मीडिया को गेट पर ही रोक दिया और कुछ इस तरीके से कहा, बाहर जाओ, गेट के बाहर जाओ। तो सवाल यही है, क्या गीता को भारत लाकर मूक बधिर संस्थान को सौंपकर सरकार ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली? क्योंकि गीता के माँ बाप को आज तक सरकार खोज नहीं पाई और गीता की नाखुशी संस्थान में रहते हुए इस कदर बढ़ चुकी है कि वो संस्थान छोड़ने को मजबूर हो गई और फिर सरकार को पता ही नहीं चला। तो इसे माना क्या जाए, ये अपने आप में सवाल है।